नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम अहम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चल रही अमेरिका ईरान की बातचीत पर हम करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरानी डेलीगेशन ने पीएम शरीफ से की मुलाकात, मोहम्मद बागेर कर रहे ईरान की अगुवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की बातचीत शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ से मिले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ईरानी डेलीगेशन से पीएम शरीफ की मुलाकात हुई है और मोहम्मद बागेर कर रहे हैं ईरान की अगुवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की बातचीत शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, शहबाज मुनीर से मिले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ईरानी डेलीगेशन से प्रधानमंत्री शरीफ की मुलाकात हुई है। मोहम्मद बागेर कर रहे हैं ईरान की अगुवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की बातचीत शुरू हो चुकी है। शहबाज मुनीर से डेलीगेशन से पीएम शरीफ की मुलाकात हुई है। ईरान अमेरिका के बीच अहम बातचीत शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने मानी ईरान की बड़ी अहम शर्त, ईरान पर लगाए प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका। बड़ी खबर आ रही है बातचीत के बीच से, ईरान की फ्रीज संपत्ति को बहाल करेगा अमेरिका। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है और खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान की सबसे बड़ी शर्त, अहम शर्त मान ली है। इसमें ईरान पे लगाए गए प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका। ईरान की जितनी संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, जो यूरोप में, कतर में हैं, उन संपत्तियों को बहाल करेगा अमेरिका। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान अमेरिका के बीच अहम बातचीत शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान की सबसे अहम शर्त मान ली है। ईरान पे लगाए गए प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका। ईरान की फ्रीज संपत्ति को बहाल करेगा अमेरिका। इसकी मांग लगातार की जा रही थी अमेरिका ईरान की तरफ से कि हमारी जो दुनिया भर में संपत्तियां हैं जो फ्रीज की गई हैं, उन संपत्तियों को बहाल किया जाए। तो अब खबर आ रही है बातचीत के बीच से, इस्लामाबाद से, कि अमेरिका ने उस शर्त को मान लिया है और ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन जल्दी से ग्राफिक्स, डिटेल से सारी बातचीत, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ईरान अमेरिका सीज फायर, ईरान की तरफ से कौन इस बातचीत का हिस्सा है? विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो हैं, वो अहम जिम्मेदारी, अहम रोल अदा कर रहे हैं। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर जो हैं, वो इस बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं। पिछला ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची, वो भी अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस बातचीत के अंदर। मोहम्मद बागेर जलगदर सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, वो अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और अली अकबर अहमदीन रक्षा सचिव हैं ईरान के, वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका की बातचीत करें तो अमेरिका के डेलीगेशंस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त मौजूद हैं। जारेड कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं और पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं ट्रंप के, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। स्टीव विटकॉफ, विशेष दूत एशिया के लिए, वो इस वक्त इस बातचीत के अंदर मौजूद हैं। और ब्रेंट कूपर, वाइस एडमिरल, इस वक्त अमेरिका के, वो भी इस बातचीत के अंदर मौजूद हैं। अगर बात पाकिस्तान की करें, क्योंकि ये बातचीत टेबल पर बैठ के नहीं हो रही है कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमेरिका है, ऐसा नहीं है। ये बातचीत 3 कमरों के अंदर हो रही है। एक कमरे में पाकिस्तानी बैठे हैं, एक कमरे में अमेरिकी बैठे हैं, एक कमरे में ईरानी बैठे हैं। पाकिस्तान पहले अमेरिका के पास जाता है, फिर वो मैसेज लेके ईरान के पास जाता है, ईरान का रिप्लाई लेकर वो फिर अमेरिका के पास जाता है। तो फिलहाल बातचीत कुछ ऐसे चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन शामिल है,
पूरी बातचीत में शहबाज शरीफ इस बातचीत में शामिल हैं, थल सेना के प्रमुख असीम मुनीर शामिल हैं, विदेश मंत्री इशाक डार शामिल हैं और पाकिस्तान के एनएस से मोहम्मद असीम मलिक जो हैं इस बातचीत में शामिल हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो खबर यही आ रही है कि जो फ्रीज संपत्तियां थी ईरान की, अमेरिका ने मान लिया है कि उन संपत्तियों को अनफ्रीज किया जाएगा। दुनिया भर की नजरें इस बातचीत पे टिकी हैं कि क्या नतीजा इस बातचीत से निकलता है, क्या ये जंग रुक जाएगी, क्या ये जंग थम जाएगी या फिर ये बात फेल हो जाएगी, फिर आगे क्या होने वाला है। कई सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। हमारे साथ इकबाल ममदानी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी, जय हिंद, थैंक यू। शुक्रिया सर। कर्नल दिनेश शर्मा सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। बातचीत शुरू हो चुकी है और जो खबरें आ रही हैं राइटर्स के माध्यम से कि अमेरिका ने ईरान की सबसे बड़ी और पहली शर्त मान ली है कि ईरान की जो दुनिया भर में संपत्तियां फ्रीज की गई हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाएगा। क्या कहें कि एक पहली और बड़ी जीत, जो टॉस होता है मैच का, वो ईरान ने जीत लिया है। राजेश, किसी भी नेगोशिएशन की सफलता इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने पेशेंस का और नरमी बरतें। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, सुबह से जिस प्रकार की खबरें, स्टेटमेंट, काउंटर स्टेटमेंट आ रहे हैं, ईरान की तरफ से जो सबसे बड़ा जो इल्जाम लगाया गया है अमेरिका के ऊपर कि हमें अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है, पहले भी उन्होंने बातचीत के दौरान हमारे ऊपर हमला किया था, हम उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है विश्वास नहीं करते हैं। अब ये जो है काफी ब्रेकिंग न्यूज बन रही है कि अमेरिका ने जो है उनकी शर्तें मान ली हैं, उनकी एसेट्स को जो फ्रीज किया उनको हटा दिया गया है, और कई चैनल्स बता रहे हैं कि लेबनान के मामले के अंदर भी कुछ अमेरिका ने शर्त मान ली है। देखिए साहब, ऐसा होता है कि नेगोशिएशन के अंदर गिव एंड टेक होता, पर अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि नेगोशिएशन अल्टीमेटली जो है सफल हुआ है या नहीं। ये तो छोटी छोटी सी शर्तें हैं जिनको कि मानने का कोई फार रीचिंग रेमिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेजर जो रिक्वायरमेंट है अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से, अभी उनके ऊपर तो डिस्कशन शुरू नहीं हुआ। उदाहरण के लिए जो सबसे बड़ा अमेरिका का कंसर्न है कि आप जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, आप यूरेनियम एनरिचमेंट करने की आपको परमिशन नहीं है, और आपको हार्मुज जो है बगैर ऐसी प्री कंडीशन के जो है आपको खोलना पड़ेगा। ईरान की अलग से शर्तें हैं, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा जब तक कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। लेकिन जिस प्रकार से दोनों की तरफ के स्टैंड नजर आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये कि कोई समझौता हो पाएगा। हो सकता है, जैसे एक आज का दिन है, हो सकता है कि बातचीत का सिलसिला जो है कल भी चले, या थोड़ा समय और हो, या दोनों पार्टी एग्री करते हैं कि अभी बातों को और करने के लिए समय चाहिए, ये 2 हफ्ते के सीज फायर को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये तो अभी देखते हैं कैसे होता है। इकबाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा सर, क्योंकि बातचीत का पहला घंटा और बातचीत के पहले आधे घंटे में एक खबर सामने आना कि जो ईरान की संपत्तियां जो फ्रीज की हुई हैं उसे अनफ्रीज करने के लिए अमेरिका सहमत हो चुका है। इसे आप कैसे देखते हैं और कितनी उम्मीदें इस बातचीत से करें? कर्नल साहब का कहना है कि हमें इंतजार करना होगा, अभी ये शुरुआत है, छोटी मोटी जो शर्तें हैं वो दोनों देश मानेंगे, लेकिन जो अहम पड़ाव है वो हो सकता है आज शाम को या कल हो, जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत है, परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत होगी। इकबाल जी। धन्यवाद राजेश जी, और मैं आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को साफ तौर पर करा दूं, जैसे कर्नल साहब ने कहा इसमें बहुत से पेच है, लेकिन मुद्दा अभी भी है कि ईरान आने से पहले ही आपने देखा कि ईरान के लिए कहा गया था कि वो शुक्रवार को ही पहुंच जाएगा, लेकिन उसका डेलीगेशन पहुंचा नहीं। जो अलग अलग शर्तें थी वो अमेरिका से मनवाई जा रही थी और अमेरिका उसके अंदर किसी हद तक मानने पाए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये नहीं है कि आज या कल में ही ये सारी बातचीत हो जाएगी और डील फाइनल हो जाएगी। इसके लिए टाइम लगेगा इस पूरे काम को लेकर के, क्योंकि अभी दोनों ही मुल्कों के अंदर बात होगी, फिर वो अपने
के अंदर बात होगी, फिर वो अपने सीनियर लीडर से बात होगी, फिर कुछ शर्तों के लिए यस होगा, कुछ के लिए नो होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक वक्त मुझे लगता है और लंबा खींचेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये समझौता होगा, भले ही कुछ शर्तों पर ना हो। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बनेगा तो वो इजराइल बनेगा। उसकी वजह है क्योंकि अगर ये जंग खत्म होती है तो जी। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल और खास करके बेंजामिन नेतन्याहू को होगा। इसलिए बेंजामिन नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से युद्ध जो है वो इतना आसानी से खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध खत्म होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है उनके करप्शन के चार्जेस है, जो उनको अभी कोर्ट में खड़ा होना है। जी। तो वो उनको पता है कि अगर वहां वो दोषी पाए गए तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले दिनों में हो सकती है, और जो अभी इलेक्शन उसके ऊपर सर पे है उसमें भी उसकी हार हो सकती है राजेश जी। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौट कर आता हूं। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करेंगे। बातचीत के बीच ईरान को ट्रंप की नई धमकी। बातचीत फेल हुई तो ईरान पर हमला करेंगे, ट्रंप ने साफ कर दिया है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ट्रंप ने ऐलान किया है। ईरान को हॉर्मुज से टोल नहीं लेने देंगे, ट्रंप ने साफ कर दिया। एक तरफ तो बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां भी लगातार जारी हैं। नई धमकी दे दी है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। बातचीत के बीच ईरान को ट्रंप की धमकी। बातचीत फेल हुई तो ईरान पर फिर हमला करेंगे, ट्रंप ने कहा। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ट्रंप ने बड़ी बात कही है। ईरान को हॉर्मुज में से टोल नहीं लेने देंगे। इस बात की चर्चाएं बहुत, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान टोल टैक्स वसूल कर सकता है। लेकिन जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद कुछ अहम तस्वीरें लूप अल्फा हम आपको दिखाएंगे, फिर एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। अमेरिका, ईरान अमेरिका कहां अटकी है बातचीत, ये आपको समझना होगा। 2-3 अहम पॉइंट हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि बातचीत मुश्किल में फंस सकती है। वो पॉइंट क्या है? अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, ठीक, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ाएगा ईरान। ईरान कह रहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने यूरेनियम की इनरिचमेंट करें। और मतलब एक तरफ परमाणु हथियार ना बनाने की बात, दूसरी तरफ यूरेनियम इनरिचमेंट करने की बात। लेबनान पर हमले रोके इजराइल, और इसको लेकर खबर आ रही है कि शायद इसको लेकर भी कोई सहमति बन सकती है, लेकिन इजराइल फिलहाल हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि लेबनान का मसला अलग है, ईरान अमेरिका की जंग अलग है। हॉर्मुज स्टेट को लेकर फंसेगी बातचीत, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज स्टेट फ्री हो। जो यहाँ पर माइंस बिछाए गए हैं ईरान की तरफ से, उनको हटाया जाए, लेकिन ईरान क्या इसके लिए तैयार होगा, समझना होगा। लेकिन पाकिस्तान से चंद तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को जरा प्ले करिए, क्योंकि वो एक अलग कहानी बयां करती हैं, जिसको कर्नल दिनेश शर्मा सर से हम समझने की कोशिश करेंगे। ईरान का जो ईरान की लीडरशिप आती है, विदेश मंत्री रागची और दूसरे लीडर, तो यहाँ पर आप मुनीर को देखेंगे, मुल्ला मुनीर को, तो वो आपको वर्दी के अंदर नजर आएंगे। ये देखिए, आप रात का वक्त है, मुनीर साहब वर्दी में हैं, और ये इसको लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, असीम मुनीर वर्दी के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अब F-16 से जेडी वेंस का एस्कॉर्ट किया गया। खबरें आ रही हैं कि जेडी वेंस को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही थी कि यार पाकिस्तान में जाऊंगा, ऐसा ना हो कि कहीं से कोई मिसाइल आ जाए और मेरा जेट जो है वो नीचे गिर जाए। इस बीच अमेरिका ने कहा कि आप आइए, हम F-16 आपको भेजेंगे जो आपने हमें खैरात में दिए हुए। लेकिन ये तस्वीर बयां करती है, इस तस्वीर को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। मुल्ला मुनीर आपको यहाँ पर वर्दी उतार कर दिखेंगे, यानी कि सिविल ड्रेस में दिखेंगे। उन्होंने अपनी वर्दी खोल दी है, और इसको लेकर बड़ी चर्चा है कि अमेरिका के लिए मुल्ला मुनीर ने वर्दी उतार दी। एक तरफ जो है ईरानी आते हैं तो उनके लिए वर्दी पहन के पहुंचते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने वर्दी उतार कर पहुंचते हैं। तो क्या कोई प्रोटोकॉल होता है कि आप वर्दी में जाएं या आप सिविल ड्रेस में जाएं? इसको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही में ये जो ट्रंप की धमकियां हैं, इसके क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, 2 सवाल, दोनों का जवाब आपसे चाहूंगा। क्या कोई प्रोटोकॉल होता है कि ईरानियन विदेश मंत्री आए तो आप वर्दी पहन के पहुंच गए, वो भी कॉम्बैट ड्रेस, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो आप सूट बूट में पहुंच गए? सोशल मीडिया में तो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए मुनीर ने वर्दी उतार दी, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा, कोई प्रोटोकॉल होता है कैसा? और दूसरा, ये जो वार्ता के बीच में ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही है कि भाई बातचीत कर लो, नहीं तो मैं फिर से हमले के लिए तैयार हूं, इसके क्या मायने हैं सर?
राजेश जी, पहले तो आपने मेरे से प्रोटोकॉल की बात पूछी है, तो जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान जाता है, तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि जब जिस समय कोई फॉरेन डिग्नेटरी जो पॉलिटिकल सिस्टम के आदमी आते हैं, आपके देश के अंदर मेहमान आते हैं, तो उसको जो है रिसीव करते हैं एज पर द स्टेटस ऑफ दैट विजिटिंग गेस्ट। उसी मुताबिक जो है आप अपने कंट्री से उसके लेवल के ऑफिसर को आप भेजते हैं उस डिग्नेटरी को अटेंड करने के लिए। लेकिन मैंने आज तक जो है कभी नहीं देखा है कि किसी पॉलिटिकल डिग्नेटरीज या पॉलिटिकल गेस्ट को रिसीव करने के लिए आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाता है। तो ये एक प्रकार से क्लियर कट इंडिकेशन देता है पूरे वर्ल्ड को, जो बाकी लोगों को, कि भाई ये शहबाज शरीफ जो है, ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है, ये नाम मात्र किया, अल्टीमेटली इट इज मी ओनली जो कि पावरफुल हूँ। अब तेहरान के डेलीगेशन के समय ये कॉम्बैट ड्रेस पहनता है, तो ये एक प्रकार से उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, जिस प्रकार से प्रोटोकॉल के अंदर इंपॉर्टेंस या ये शो करना चाहता है कि ये देखो पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो भी तैयार है, क्योंकि अभी 2 साल पहले इन्होंने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों से हमला किया था। अब बात आ जाती है जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आते हैं, तो ये प्रॉपर एक सूटेड बूटेड पहन के और उसको रिसीव करने के लिए जाता है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान कि अमेरिका के सामने ये जो है यूनिफॉर्म की जो है ना कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो टुकड़े फेंकते हैं तो तुम्हारे घर के अंदर काम चलता है, और जो भी F-16 है। अब बात आ जाती है दूसरे पॉइंट के ऊपर। देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि जिस समय नेगोशिएशन के अंदर 2 देश होते हैं, उस समय जो है दोनों देश चाहते हैं कि जब वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जा रहे हैं, जब नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर बैठे हैं, तो वो अपनी किसी प्रकार की जो है पोस्चरिंग करना शुरू करते हैं, ताकि वो उनको ये लगे कि जो वो बोलेंगे उनकी बात के अंदर वजन होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आपने तो सिर्फ ये 1-2 बातें बताई हैं। अभी उन्होंने हाल ही के समय कहा कि ईरानियन जो हैं वो सिर्फ बातचीत करने के लिए ही जिंदा हैं। उसके बाद इस प्रकार की स्टेटमेंट आ जाती है, तो ये एक प्रकार से अपनी पावर दिखानी है, एक प्रकार से डर का माहौल पैदा करने का मकसद होता। और इसके साथ साथ उन्होंने ईरान को और वर्ल्ड को भी बता दिया कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो रेडी है। अगर ये समझौता फेल होता है तो उसके बाद हम दोबारा जहां से छोड़ के आए हैं, हम दोबारा वहां पहुंचेंगे, दोबारा युद्ध शुरू होगा, और इस बार का युद्ध जो होगा बहुत भयानक होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उन्होंने भी इसी प्रकार का दिया है कि हम तैयार हैं और हम इस बार जो है एक प्रकार का ऐसा रिटेलिएट करेंगे कि जो आने वाले समय के दौरान जो है अमेरिका याद करेगा। तो इस प्रकार के जो भड़काऊ भाषण होते हैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, जब कोई हमला करना होता है, जो कि सेना का जो है सबसे बड़ा असूल है कि आप सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करते हैं। आप अपने प्लान, अपने सारी चीजें पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं डालते हैं। अगर इन्होंने हमला करना है, जब कोई रिटेलिएट करना है, अगर समझौता फेल होता है, तो वो इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप इस ढंग से भी ले सकते हैं कि ये एक प्रकार की कोरी धमकी है और एक प्रकार का भय का, जहाँ उनको डराने की कोशिश की जाइए कि इट इज बेटर कि आप हमारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ बातचीत कीजिए, सीज फायर को शांति के अंदर कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो आपको भुगतना पड़ेगा। ओके, मैं फिर आता हूं सर आपके पास, लेकिन इकबाल ममदानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल जी, 2-3 पॉइंट थोड़ा समझाइएगा। बातचीत हो रही है, पहले ही अरागची कह चुके हैं कि भाई ज्यादा भरोसा अमेरिका पे करते नहीं है, लेकिन इस बीच ट्रंप की तरफ से ये बयानबाजी कि ईरानी सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा हैं, फिर ये कहना कि अगर बातचीत नहीं बनी तो हम फिर हमला करेंगे। बातचीत के बीच में इस प्रकार की धमकियां, ये क्या मैसेज ट्रंप की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है, इसको जरूर डिकोड करिएगा। लेकिन कहां आपको लगता है कि कहां जो है वो बातचीत में एक पेंच फंस सकता है? इकबाल जी। राजेश जी, देखिए कर्नल साहब मुझे लगता है बहुत अच्छी रीत से बता पाएंगे। जब आदमी बौखलाया रहता है तो इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि कर्नल साहब ने तो प्रैक्टिकली देखा है, हम तो सिर्फ पढ़ते हैं सुनते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है 40 दिन में तकरीबन 250 बार से ज्यादा उन्होंने अपने अपने ट्वीट किए हैं, और अगर ट्वीट को देखेंगे तो कभी ए था तो कभी जेड था, वो खुद समझ नहीं पा रहे कि उनको करना क्या। दूसरा, अब जिस तरीके से दबाव बना है, उन्होंने जिस तरीके से उसकी सभ्यता को ईरान की खत्म करने की बात की गई थी, और लगातार अचानक 1.5 घंटे पहले जो है ये युद्ध विराम की बातें आती। अगर इस पूरी क्रोनोलॉजी को हम समझे तो यूएन के अंदर जिस तरीके से चाइना और रशिया ने वीटो किया ईरान को, उसके बाद से ही लगातार अचानक शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है, और वो उस पर सवाल खड़े होते हैं कि वो ट्वीट था जिसको अमेरिका से भेजा गया था, और शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट को अपने ट्विटर से दुनिया के सामने पेश किया जी। तो अब ये पूरी जंग को हम इस तरीके से देखें कि अमेरिका भी जानता है कि उसके लिए इतना आसान नहीं है। भले ही वो कहता है कि उसका सिर्फ 10% हथियार बचा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका के लिए हालत वहां बहुत खराब हो गई। उसे ये अंदाजा नहीं था कि ईरान से इतना बड़ा जवाब मिलेगा, क्योंकि इराक के अंदर, लीबिया में, वेनेजुएला, जहां जहां उसने इस तरह की लड़ाई की है, तो उसके अंदर कुछ वक्त के अंदर उसे एक बहुत बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई है। और इराक वगैरह में जब हमला हुआ था तो हमने देखा था कि नेटो फोर्सेज भी साथ थी। इस बार जो है अमेरिका ने जो सबसे ज्यादा खोया है वो अपने लोगों का साथ खोया है, अपने देश का भरोसा खोया है, और सबसे ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसने नुकसान किया है। ठीक है। हालांकि जिस तरीके से प्रेशर अमेरिका पे बनता जा रहा है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप पे, तो डोनाल्ड ट्रंप भी इन सारी चीजों को समझ रहे हैं कि किसी तरीके से समझौता हो जाए। अगर समझौता नहीं होगा तो ईरान तो लड़ने के लिए अभी भी तैयार मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका की हालत जो है मुझे खराब होती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वहां महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग सड़कों पर है। वो ऐसा ना हो कि ईरान की रिजीम चेंज करते करते कहीं अचानक में अमेरिका रिजीम जो है वो चेंज हो जाए। इससे पहले भी इस तरह के कई समझौते राजेश जी हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अल्जीरियस एकॉर्ड के अंदर समझौता हुआ था, उसके बाद मैं लगातार वही देख रहा था, ईरान कॉन्ट्रा सिक्योरिटी, ये सब चाहे वो अफगानिस्तान के वक्त हो, इराक के वक्त हो, या ईरान के वक्त हो, ऐसे कई समझौते में अमेरिका ने कई बार सामने कुछ बातें की है, लेकिन डील जो है पीछे से अलग तरीके से की है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ चीजें 1929 के अंदर जब हमला हुआ था और उसके सैनिक पकड़े गए थे, तब उसने इनकी सारी प्रॉपर्टी सीज जो थी वो छोड़ी भी थी, अपने लोगों को छुड़ाया था। तो लेबनान के अंदर इस तरह का मामला सामने आया था जहां आर्मी के लोगों को पकड़ लिया गया था, उस वक्त सारी चीजें समझौता हुई। तो अमेरिका कई बार फेस पे अलग है और पीछे से समझौते में अलग रहा है राजेश जी। ठीक है। लेकिन कर्नल दिनेश शर्मा सर, न्यूक्लियर को लेकर, उसको लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर क्या आपको लग रहा है कि यहां पर एक समझौता बन सकता है, और पाकिस्तान किस हद तक कोई प्रेशर दोनों के ऊपर बना सकता है? क्योंकि जो अमेरिका का पॉइंट है, अमेरिका का तर्क साफ है कि ईरान को किसी भी हालत में हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। ईरान भी कह रहा है दबी जुबान कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हम न्यूक्लियर जो हमारा यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट हम करना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, और क्या अगर कहीं पर बात फंसती है तो पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पावर है जहां पर वो अमेरिका और ईरान को बातचीत के लिए सहमत कर सके, समझौते के लिए सहमत कर सके? सर राजेश, आपका जो सवाल आपने पाकिस्तान की स्टैंडिंग के बारे में जब आप पूछ रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा और एक प्रकार से जो है आई एम अम्यूज्ड। अरे भाई, आप देखिए कि वो कंट्री जो है, जब समझौता, जब मध्यस्थता कोई कंट्री करता है, तो उस कंट्री की जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी कुछ स्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके अंदर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, उसका इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि वो जो दोनों पार्टी के ऊपर किसी प्रकार से अपनी बात को रिक्वेस्ट कर सके या बात कर सके। पाकिस्तान की आप मुझे बताइए क्या स्टैंडिंग है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर? उसकी आर्थिक स्थिति को देख लीजिए आप, उसकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो देख लीजिए, उसके इंटरनल सिचुएशन क्या है वो देख लीजिए। देखिए साहब, ऐसा है कि लोगों को बताने के लिए बहुत अच्छा है कि मैंने जो है इन दोनों को टेबल के ऊपर लाया हूं, लेकिन एक्चुअल बात जो है वो इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और बाकी के वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी आ गया है बात कि ये इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है ईरान को समझाने के लिए चाइना ने बहुत बड़ा रोल जो है प्ले किया है। पाकिस्तान जो है, जिस समय ईरान नहीं तैयार हो रहा था, पाकिस्तान भागता हुआ चाइना के पास गया और चाइना के प्रेसिडेंट ने जो है ईरान से बात की कि चलिए आप बातचीत के लिए आ जाइए। तो ये एस्पेक्ट हो गया। पाकिस्तान की इस समय जो है स्थिति जो है, एक मैसेंजर्स किया आपने अपने ओपनिंग कमेंट के अंदर बता दिया है कि अमेरिका का मैसेज लेके पाकिस्तानी ईरानियों के पास जाएंगे, ईरान का लेके उसके पास जाएंगे। तो बेसिकली जो है पाकिस्तान
पाकिस्तान जो है अपनी वाहवाह लूटना चाहता है और बड़ा फैंसी सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, इस्लामाबाद डायलॉग। पर उसने बेसिकली जो है उसने अपनी जगह दी है दो लोगों को बातचीत करने के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि वो कोई इन्फ्लुएंस या अपने गुड ऑफिसेस यूज करके ये शांति समझौता करा देगा, तो मुझे इसके बारे में डाउट है। अब आ जाता आपका दूसरे सवाल का। देखिए साहब, ऐसा है कि ईरान अगर परमाणु बम बनाता है, ये मेरे साथी जो हैं विदेश मामलों के जानकार हैं, ये ज्यादा इसके ऊपर ठीक से बता पाएंगे। मैं सैनिक होने के नाते जो मेरी समझ कहती है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक प्रकार का जो है बहुत भारी खतरा हो जाएगा। और दूसरा जो है ईरान ने तो ओपनली कहा है कि जिस दिन वो परमाणु बम बना लेगा वो सबसे पहले जो है इजराइल के ऊपर मारेगा। और जिस प्रकार से वो अपने बैलिस्टिक को डेवलप कर रहा है, तो उसके अंदर से कोई डाउट नहीं है कि वो आने वाले दिनों में अगर उसके पास परमाणु शक्ति होती है तो वो अमेरिका को भी हिट कर सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कट्टर और रूढ़िवादी है। और इनका क्या मकसद क्या है, ईरान का जो है, इनका क्या है, जो IRCG है तो उसका ये नहीं है नाम कि ईरान रिपब्लिक गार्ड कोड, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोड है। और पैन इस्लाम के अंदर जो है, जैसा कि इनके नेता टाइम टू टाइम कहते रहते थे कि हमने इस्लाम को बढ़ाना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और दूसरा जो है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आज की तारीख के अंदर, जब आपसे थोड़ा सा पहले 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि एक प्रकार से कंपटीशन में हैं, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। इस तरफ तुर्की है, दूसरा सऊदी अरेबिया है, तीसरी तरफ ईरान है। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो बैलेंस ऑफ पावर और मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसके पास आ जाता तो ये ब्लैकमेल करने की हालत में हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका रोक सकता है? कर्नल दिनेश शर्मा, बीच में मैं टोक रहा हूं, लेकिन क्या अमेरिका, क्योंकि 39-40 डेज तक अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से हमले किए, इजराइल भी बीच में आ गया, उसने भी हमले किए, क्या अमेरिका के पास इतनी पावर है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक सकता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए साहब, ऐसा है कि पहली बात तो जो है कि ईरान ने जो है NPT साइन की हुई है, तो उसके मुताबिक जो है टाइम टू टाइम जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो इंस्पेक्शन करेगा। और अब तो ये ओपनली बात हो चुकी है कि ईरान जो है उसकी मंशा है परमाणु बम बनाने की, चाहे वो जो है कहने के लिए जो है कमिटमेंट देता है कि मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा। अगर तुम परमाणु बम नहीं बनाना चाहते हो तो आपका क्या मतलब है कि आप इस बात के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हो कि आपको जो है यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जो है अलाउ किया जाए, जहां तो आपके अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर आप यूरेनियम को एनरिच करने की सोच रहे हैं, तो मांग रहे हो, तो आप जो है सिविल पर्पसेस के लिए करेंगे। पहले भी तो आप सिविल पर्पसेस का नाम देके आपने जो है 60% जो है यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, जो कि सिविल पर्पसेस के लिए तो कहीं भी काम नहीं आता। 30 या 35 तक के एनरिचमेंट ही रिक्वायरमेंट होती। आपकी क्या मंशा थी, आप मुझे बताइए। मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपकी क्या मंशा थी कि आपने 60% तक जो है यूरेनियम को एनरिच कर लिया, जो 440 या जितने भी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड को जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो इस प्रकार की स्टेट्स हैं जिनका कि डायरेक्ट जो है, जो जिन्होंने अपनी मंशा बता दी है, उनको किसी प्रकार से परमाणु बम बनाने ये बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। क्योंकि मैं फिर वही बेसिक पे लौटता हूं तो मैं देखता हूं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब इजराइल ने उनके एक्सपेरिमेंट किए, इजराइल ने बनाए, तो कोई कुछ नहीं बोला, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोली। लेकिन जब ईरान इनरिचमेंट करता है तो उसको लेकर पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो जाती है। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, पाकिस्तान भी वही चाहता है, लेकिन अमेरिका वहीं बैठकर वार्ता भी कर रहा है, और वो भी तब जब पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। लेकिन मैं आता हूं फिर आपके पास से, लेकिन मैं आपके पास, इकबाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा सर। क्या हॉर्मुज स्टेट, लेबनान और परमाणु, क्या इनको लेकर कोई सहमति पाकिस्तान के अंदर बन सकती है? और अगर कहीं पर गांठ फंसती है तो पाकिस्तान के पास कौन सी वो ताकत है जहां पर वो अमेरिका और ईरान को मना सके कि नहीं आप ऐसा करिए, ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी? सर
राजीव जी, देखते पहले सबसे पहले तो मैं न्यूक्लियर पे आ जाऊं कि न्यूक्लियर के अंदर जब वेपन किसी भी कंट्री को बनाना होता है तो वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको हम जी। IAEA कहते हैं, उसकी एक परमिशन लगती है खास करके। और लेकिन कई ऐसे देश है, अगर हम भारत की भी बात करें तो उन्होंने NPT साइन नहीं किया था और परमाणु बनाया था। तो ईरान अगर बनाता है तो ईरान भी उसी स्तर पर बनाने की कोशिश कर रहा है। हमने भी NPT साइन नहीं की थी और हमने परमाणु का जो परीक्षण है वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में किया था। पाकिस्तान ने भी यही किया है, नॉर्थ कोरिया ने भी यही किया। और आपने जिस तरह से कहा, इसराइल तो आज तक मानता ही नहीं है कि उसने परमाणु हथियार बना लिए है। और ईरान का जो मकसद है परमाणु बनाने का, उसकी वजह है कि इसराइल, जब से आप देखिए इसराइल के 70 साल का इतिहास देखोगे ना, तो इसराइल के ऊपर किसी ने हमला नहीं किया है। इसराइल ने लगातार मिडल ईस्ट पे या पास पड़ोस की जितनी भी कंट्रीज है उस पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए लगातार अमेरिका के सहयोग से इस तरह के हमले करते रहा है वो। तो उन्हीं चीजों को लेकर के ईरान का ये मानना है कि अगर वो एटॉमिक पावर बन जाता है तो 10 बार वो सोचेगा सारी चीजों को लेकर। अब आते हैं, मैं बीच में एक थोड़ा सा ज्ञान मेरा थोड़ा बढ़ा दीजिए इकबाल जी, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। क्या 70s के दौर के बाद, अगर 60 के दौर के बाद भी क्या कभी इजराइल ने सऊदी अरब के ऊपर, UAE के ऊपर, बहरीन के ऊपर, इन देशों पे कभी हमला किया? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ईरान ने दबाकर मिसाइलें फोड़ी, ईरान ने जहां चाहा वहां इनको मारा, इनके ऑयल रिफाइनरी, इनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सबको तबाह किया। आप शायद अंदाजा नहीं है, अरब कंट्रीज के साथ में इजराइल की बहुत बड़ी जंग हुई थी। उसके अंदर अमेरिका ने उसे सपोर्ट किया था, जिसके बाद 1974 में जो पेट्रो डॉलर वगैरह एक तरीके से आया है वो उसी समझौते के तहत आया। ये समझ लीजिए कि अमेरिका फ्रंटमैन नहीं था, इजराइल को फ्रंटमैन रखा गया था। जब इजराइल ने सारी चीजें करनी शुरू की तो अमेरिका ने मध्यस्थता करके ये बताने की कोशिश की कि वो जो है आगे इजराइल के ऊपर नियंत्रण रखेगा, इजराइल जो है वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। तो ये सुरक्षा को लेकर के वो अमेरिका पेट्रो डॉलर और उन शर्तों पर बाहर आया। और दुनिया के अंदर जो पेट्रो डॉलर चल रहा है या डॉलर की कीमत जो ऊपर चढ़ाने की बात है, वहीं से एक तरीके से शुरू हुआ है। ये आप राजेश जी मान के चलिए। अभी जो पेट्रो डॉलर को खत्म करने की चाइना, ईरान या रशिया जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश यही है पूरी तरीके से कि किसी तरीके से अगर डॉलर गिरता है, इकोनॉमी के अंदर युआन या यूरो वगैरह जो बाहर आते हैं अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर, अगर उनकी ट्रेड जो उनकी करेंसी से होती है, तो अमेरिका की जो सुपर पावर और जबरदस्ती की जो दादागिरी कहीं भी घुस करके कब्जा करना, वो खत्म होगी, उस पर रोक लगेगी। इन सारी चीजों को लेकर के लगातार ये दुनिया में लड़ाई है। ईरान, ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि ईरान जो है वो सही है कि ईरान ने कभी चीजें नहीं किए, लेकिन आप देखो कि ईरान की तरफ से आज तक कहीं किसी मुल्क पर हमले पहले नहीं हुए। इराक और ईरान वॉर भी जब हुआ था उसके अंदर भी आप अमेरिका का रोल देखोगे तो वो ईरान की तरफ खड़े हुए थे और इराक के ऊपर हमला किया गया था। उसी तरीके से कुवैत इराक को भी हम देखेंगे तो कुवैत को ये कहा गया था कि हम तुम्हारे साथ है, और इराक को, सद्दाम को ये कहा गया था हमला करिए, हम देख लेंगे। तो अमेरिका की हमेशा से ये भूमि रही है कि उसका ये सोचना है कि कहीं भी रहे, जो मिनरल अर्थ हो या ऑयल वगैरह हो, उस पर उसका कब्जा बना रहे और वो दादा की तरह काम करते रहे। ये दुनिया के अंदर मिडिल ईस्ट में इस तरीके से ही आज तक राज चलता रहा है। और अब हम आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये पहली बार इसको पता लगा ईरान को कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। अगर हम बात करें लड़ाई की इराक ईरान की, तब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया गया था। धमकियां कई बार दी गई थी, लेकिन पहली बार ईरान ने जब किया तब 28 फरवरी के हमले के बाद किया है। उससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था और उसके बाद उसको ये समझ में आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के अंदर कितना अहम रखता है। लोग 20% समझ रहे थे, लेकिन ये 20% अगर लंबा युद्ध खींचता है तो दुनिया के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। उसी की तरफ जो हम बात करें यमन की, तो यमन के अंदर जो बाब अल मंदब है, जिसे रेड सी की तरफ देखा जाता है, वहां से तकरीबन 13 से 15% जो है ऑयल जाता है। अगर ये दोनों उसके कब्जे में आ जाता है और वो बंद करता है तो यूरोप के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, एशियन कंट्रीज में बड़ा फर्क पड़ेगा। अमेरिका को इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास अपना ऑयल है, लेकिन अमेरिकन को इसलिए फर्क पड़ेगा, जो ऑयल निकालने वाली कंपनी है वो प्राइवेट है, वो दुनिया के अंदर जिस तरीके का दाम चढ़ता है उस दाम से ऑयल वहां बेचती है। तो अगर दुनिया का दाम बढ़ता जाएगा तो अमेरिकन जितने हैं उन्हें भी उसी दाम में ऑयल खरीदना पड़ेगा। चलिए, जिसको लेकर के चिंता बढ़ती जा रही है। चलिए, मैं लौटता हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। ईरान को लेकर अमेरिका की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जमीन में छिपे हैं ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, यूएस रिपोर्ट कह रही है
जमीन से किसी भी वक्त निकाल कर हमला कर सकता है ईरान। इतनी काबिलियत अभी भी। समुद्र में लगाए गए ईरान के माइंस गायब हो चुके हैं। ये एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ईरान को लेकर अमेरिका की चौंकाने वाली रिपोर्ट। जमीन में छिपे हैं ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, यानी कि ईरान की ताकत को अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। ये यूएस की इंटर रिपोर्ट खुद मान रही है। और सबसे बड़ी टेंशन तो जो माइन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगाए गए थे, अमेरिका कह रहा है कि ईरान को भी वो माइन ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, उनको हटाया कैसे जाए। जल्दी से ग्राफ, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। ईरान पर अमेरिका की रिपोर्ट। 39 दिन तक चली अमेरिका ईरान जंग। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। 39 दिन तक जंग चली, उसके बाद 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ। ईरानी पावर को खत्म नहीं कर पाया यूएस। ईरान के पास अभी भी कई मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जमीन के अंदर छिपे हैं लॉन्चर्स। ये जानकारी जो है वो सामने आई है। हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, 39 दिन की जंग, उसके बाद 2 हफ्तों का सीज फायर और बीच में अमेरिका की रिपोर्ट कि अभी भी ईरान की जो माइट है, मिलिट्री माइट है, जो उसकी मिसाइल है, जो लॉन्चर्स हैं, उसको अमेरिका तबाह नहीं कर पाया है। वो अभी भी सुरक्षित हैं और ईरान कभी भी उनको बाहर निकालकर हमला कर सकता है। और दूसरी तरफ माइन को लेकर भी जानकारी आ रही है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दाएं बाएं हो गए हैं, ईरान को भी नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे आप देखें, हासिल क्या किया अमेरिका ने? 39 दिन की जंग, हर दिन ना जाने कितने बम फेंके, लेकिन उसके बाद भी ईरान की ताकत जस की तस। सर राजेश, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं ताकि ये पॉइंट आपके दर्शकों के लिए क्लियर हो जाए। देखिए साहब, ऐसा है 2005 के बाद जो है, जब उस समय तक जो है ईरान को ये अंदाजा था कि किसी ना किसी दिन जो है हमारे ऊपर जो है अमेरिका जो है वो करेगा, हमला करेगा। ये आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है। उसके बाद जो है ईरान ने जो है स्टडी करना शुरू किया। जब स्टडी कर रहा था कि अमेरिका किस प्रकार से लड़ाई करता है, उसने लीबिया में देखा, इराक में देखा, अफगानिस्तान में देखा और बाकी जहां जहां अमेरिका ने इंटरवेंशन किया वहां इन्होंने देखा। उसकी अमेरिका की जो वॉरफेयर टैक्टिक्स है, उनको ईरान ने बड़ी गहराई के साथ जो है उसकी स्टडी की है और उन्होंने ये पद निकाला कि अमेरिका जब भी आता है वो अपनी एयर पावर और टेक्नोलॉजी से जो है हमला करता है। बहुत हार्डली जो है वो अपने बूट्स को जो है वो जमीन के ऊपर लाता है। उन्होंने अपने बारे में असेस किया कि ईरान के ऊपर क्या किसी दिन जो है अमेरिका जो है अपने जमीनी हमले कर सकता है। तो ये उनके फेवरेबल था कि जिस प्रकार की उनके टेरेन है, जब भौगोलिक स्थिति है, ये हो गई बैकग्राउंड। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी दिन हमला करेगा। उन्होंने हर मेजर शहर के अंदर, जितने भी आप मेजर शहर देखते हैं, उनके अंदर जो है नीचे जो है टनल्स बनाना शुरू किया और उन टनल्स के अंदर जो है उन्होंने मिसाइल और अपने ड्रोन का जो सिस्टम है उनको जो है वहां पे बनाया, उनको स्टोर किया। तो अब क्या होता है कि एक ट्रक के ऊपर ड्रोन या मिसाइल को वो टनल में से बाहर निकालते हैं, फायर करते हैं, फिर चले जाते हैं। इन टनल्स को जो बर्बाद करना, थोड़ा सा अदर देन B2 बॉम्बर्स के अलावा जो है इनका बर्बाद नहीं किया जाता। ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहता हूं। मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, आखिरी 1 मिनट बचा है। इकबाल जी के पास मैं जाना चाहूंगा माफी के साथ। लेकिन इकबाल जी, आपसे एक मेरा आखिरी सवाल, कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि ये जो बातचीत चल रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, वो एक मुकाम तक पहुंचे? राजेश जी, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की ही मजबूरी है, दोनों ही एग्जिट चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो। और वो चाह रहे हैं कि कहीं मध्यस्थता हो। भले ही हम शुरुआत में ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की लायकात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसा फंस चुका है कि उसे अब कोई ना कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहां बीच में बैठ करके बात हो। उसके अंदर अब सामने ना चाहते हुए चाइना का रोल जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना है कि चाइना की मध्यस्थता के बिना काम नहीं होगा। ईरान को अगर कहीं दबाना है तो चाइना और अमेरिका को अपने आप को निकालना है तो इस जंग के अंदर मुझे लगता है बैठ करके बात करनी पड़ेगी और इजराइल को भी उसे दबाना पड़ेगा। और इजराइल ये जानता है कि अगर उसे जो पैसे अमेरिका से मिल रहे हैं, अगर वो डोनेशन बंद हो गया एक तरीके से, जो सहायता मिलती है, तो उसके लिए भी मुसीबत होगी। तो आप ये इन सारी चीजों को चलिए, आज नहीं तो भले 15 दिन चलना पड़ेगा, लेकिन इंतजार रहेगा, खत्म होती है। चलिए, कल तक आई होप 24 घंटे के अंदर पिक्चर साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में इस बातचीत का कोई नतीजा निकलता है या फिर से
गोला बारूद का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ममदानी जी, मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।